हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने अब तक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के कौन से मेन एरियाज़ है या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट जो है उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 92 कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इसके ऊपर भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, खास करके ये अगर पूरा क्वेश्चन आ गया आपको 3 मार्क्स के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी के, खास करके क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये इस तरह से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, या फिर पूरा अगर क्वेश्चन आ गया है सो कमर्शियल एप्लीकेशन लिखिए पूरे बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 92, तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया है दैट इज़ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अभी ये क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या है चलिए देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव द यील्ड एंड द वैरायटी। बायोटेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल एग्रीकल्चरल फील्ड में किया जा चुका है, या फिर टू इम्प्रूव द यील्ड एंड द वैरायटी, उससे हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, एंड वैरायटी जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है प्लांट्स की। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट इसमें हाइब्रिड सीड्स, अभी हाइब्रिड सीड्स जो है मार्केट में देख सकते हैं आप, हाइब्रिड सीड जो है तो वो आ चुके हैं। सो जीन्स ऑफ द 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर द रिकम्बाइंड टू फॉर्म अ हाइब्रिड्स ऑफ द वेरियस क्रॉप्स। अभी किसी भी क्रॉप का हम आजकल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। हाइब्रिड यानी कि उसकी 2 जो वैरायटीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं किसी क्रॉप की, तो ये हम अच्छे जीन्स है या फिर अच्छी जो कुछ भी क्वालिटीज़ है तो हम डिज़ायर्ड क्रॉप में वो सब क्वालिटीज़ उसमें डाल रहे हैं। तो ये क्या है, जीन्स ऑफ द 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर द रिकम्बाइंड। कोई भी 2 डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके हम जीन्स जो है उनका क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन करने की वजह से जीन लेवल पर ये रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हाइब्रिड जो है वैरायटी जो है वो क्रॉप की तैयार हो चुकी है। एंड दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर द फ्रूट्स के जितने भी प्लांट्स है उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो है वो वर्क कर रही है और ये यूजफुल भी है। इससे क्या बन रहा है, हमें जो फ्रूट्स के जो प्लांट है या फिर जो क्रॉप्स है ये रेजिस्टिव वैरायटी मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर क्लाइमेट है या फिर टेम्परेचर जो है या फिर ह्यूमिडिटी या फिर एनवायरनमेंट के अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनका असर जो है वो नहीं हो रहा है। सो वो किसी भी एरिया में, किसी भी सिचुएशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में ये प्लांट जो है ये क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये फ्रूट्स के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट सो यहाँ पर सेकेंड जो है बी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप्ड विद द डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय integrating foreign gene with their genome are called as a genetically modified crops। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। पहले तो क्रॉप्स जो है वो डेवलप जो होते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर मतलब हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए उस प्लांट में वो हम कैरेक्टर्स डाल सकते हैं अभी किसी भी प्लांट में। मतलब हमें इम्यूनिटी चाहिए, वो रेजिस्टिव पावर चाहिए, उसमें कम पानी लगना चाहिए, ऐसे जो कुछ भी कैरेक्टर्स है, पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उसको। तो ये जो कैरेक्टर्स है प्लांट्स के, तो वो सारे डिज़ायर कैरेक्टर हम किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द फॉरेन जीन। दूसरा जो जीन है मतलब वाइल्ड वैरायटी है उसी प्लांट की या फिर कौन सा भी जो फॉरेन जीन है बाहर का जीन, तो वो जो है दूसरे प्लांट का जीन जो है वो उसमें इंसर्ट करके हम ये सारी चीज़ें जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है वो
बना सकते हैं किसी भी प्लांट में, एंड देयर जीनोम्स आर कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और उसका जीनोम यानी कि क्या, जीन का जो सीक्वेंस है वो भी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी प्लांट का। तो इस वजह से ये क्रॉप जो है वो जीन लेवल पर ही मॉडिफाइड हो रहे हैं। तो जीन लेवल पर अगर मॉडिफाइड होंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उसकी जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो है, हमें जो चाहिए कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर, वो हम उस प्लांट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ विथ रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ उसमें आती है जो डिजीज़ को रेजिस्ट करती है। वेरियस डिजीजेस, जैसे प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारे डिजीजेस आते हैं, सो प्लांट्स को भी डिजीजेस होते हैं, तो वो जो डिजीजेस है वो कंट्रोल करने के लिए भी हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है वो डेवलप की है। अल्कलिनिटी, वीड्स एंड अदर स्ट्रेसेस लाइक अ कोल्ड एंड द ड्राउट। कोल्ड कंडीशन हो जाती है जब कभी टेम्परेचर का डाउन हो जाता है, उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो क्रॉप्स पर होता है। या फिर ड्राउट सिचुएशन, पानी की कमी या फिर ज़्यादा पानी होना, ये दोनों सिचुएशन जो है तो उसमें भी उसका इम्पैक्ट भी क्रॉप्स पर ज़्यादा पड़ता है। तो ये इसी सिचुएशन में भी, ऐसी सिचुएशन में भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जीन लेवल पर ही हमने किया है, इस वजह से ये प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अभी उनके एग्जाम्पल जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दिया है। सो a gene had been isolated from the bacterium that is Bacillus thuringiensis। so ये नाम आपको याद रखना है, बीटी कॉटन जो है। सो बीटी कॉटन के लिए कौन सा जीन है, जीन जो आइसोलेट किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया से ये जीन लिया जाता है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, एंड इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ कॉटन। कॉटन का जो जीनोम है, जीनोम यानी कि क्या, जीन का सीक्वेंस जो है कॉटन का, उसके साथ ये इस बैक्टीरिया का जीन जो है वो क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन्स विच इज फेटल फॉर द बोलवर्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड बोल्स ऑफ द कॉटन। उन्होंने क्या कहा है, बोलवर्म जो रहता है यानी कि कपास या फिर हम कह सकते हैं कॉटन जो है, उसके प्लांट पर आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है वो वर्म्स आते हैं, तो उनका इन्फेक्शन होता है, वो वर्म्स पूरी तरह से वो कॉटन को खा जाते हैं। सो उनका इन्फेक्शन ना हो उसको, इस वजह से उस प्लांट में क्या किया जाता है, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जीन जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो इस जीन की वजह से क्या हो गया, उसका जीनोम जो है वो, जीन का सीक्वेंस जो है वो कॉटन के प्लांट का चेंज हो जाता है। तो फिर वो कॉटन का प्लांट क्या करने लगता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन ये टॉक्सिन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वो किसके लिए हार्मफुल है, जो कुछ भी बोलवर्म हैं जो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, प्लांट का नुकसान करते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगता है उस प्लांट में, प्लांट के लीव्स में। सो और वो इन बोलवर्म्स के लिए हार्मफुल होता है, बोल्स ऑफ द कॉटन। इफ द बोलवर्म्स फीड्स ऑन द लीव्स, और ऐसी कंडीशन में अगर बोलवर्म्स फीड भी करते हैं उस लीव्स पर, उसके कॉटन के प्लांट के लीव्स पर, तो क्या हो जाता है, द टॉक्सिन डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द बोलवर्म्स डाइज। वो जो टॉक्सिन रहता है लीफ में प्लांट के, तो वो जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल को उस बोलवर्म के डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलवर्म क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये जो है ये पेस्ट कंट्रोल इस वजह से हो रहा है बीटी कॉटन में अच्छी तरह से। सो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट जो है दैट इज बीटी ब्रिंजल। वैसे ही बीटी ब्रिंजल के प्लांट में भी वैसे ही हो गया है। बीटी ब्रिंजल वैरायटी इज डेवलप्ड बाय द यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। यहाँ पर भी उसी सेम बैक्टीरिया का हमने जीन लिया है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, एंड दिस इम्प्रूव्स द वैरायटी ऑफ द ब्रिंजल। ब्रिंजल की वैरायटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है
kills the pest in the same way as the BT cotton does। ब्रिंजल पर भी, ब्रिंजल के प्लांट पर भी जो पेस्ट आते हैं तो वो उस प्लांट को फिर अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्लांट भी बीटी कॉटन के प्लांट की तरह ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिन खाने के बाद या फिर उस लीव्स में, जो प्लांट के लीव्स में चला जाता है, तो वो लीव्स अगर वो खाते हैं वो जो कुछ भी पेस्ट है तो वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। सो ये बहुत अच्छी बात जो है ब्रिंजल के बारे में सेम कॉटन की तरह ही उन्होंने किया है, क्योंकि और सेम बैक्टीरिया यहाँ पर दिया है। सो ये नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की वैरायटीज आप मार्केट में देखते हैं। सो गोल्डन राइस क्या है? अ जीन सिंथेसाइजिंग अ विटामिन ए बीटा कैरोटीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वैरायटीज ऑफ द राइस। अभी ये गोल्डन राइस जो है वो मार्केट में जो हमें मिलता है, सो उसमें हमने क्या किया है, विटामिन ए का सिंथेसिस करने वाला जीन डाल दिया है। मतलब ऐसा जीन जो विटामिन ए प्रोडक्शन करता है, विटामिन ए का प्रोडक्शन करता है, और विटामिन ए में भी मोस्टली बीटा कैरोटीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वैरायटी ऑफ द राइस एज कंपेयर टू द नॉर्मल वैरायटी। अभी नॉर्मल वैरायटी के साथ अगर कंपेयर करते हैं हम ये राइस को, सो दिस वैरायटी विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन 2005 contain the 23 times more amount of the beta carotene। सो उसको अगर नॉर्मल वैरायटी, नॉर्मल राइस के साथ अगर कंपेयर करते हो तो इस वैरायटी में 23 टाइम्स ज़्यादा क्या है, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए, जैसे आपको पता है आँखों के लिए, हमारे विजन के लिए अच्छा रहता है बीटा कैरोटीन। सो इसमें उसका रोल है। सो बीटा कैरोटीन जो है वो गोल्डन राइस में हमने ये जो विटामिन सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है, सिंथेसाइज यानी कि प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो गोल्डन राइस के प्लांट में ही डाल दिया है, ताकि वो प्लांट जो है वो विटामिन ए का, मतलब बीटा कैरोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। नेक्स्ट जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। जैसे कि हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स बनाए हैं। वीड्स ऑलवेज अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। जैसे आपको पता है जितने भी वीड्स रहते हैं, अनवांटेड ग्रास जिसे हम कहते हैं, सो वीड्स जो रहते हैं ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। वो मेन क्रॉप के ग्रोथ को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं। इफ़ द हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, अगर हर्बिसाइड्स हम उस पर मार भी देते हैं या फिर स्प्रे भी करते हैं वैसे प्लांट्स के या वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में, इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप्स टू। लेकिन हर्बिसाइड्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, मेन क्रॉप को भी हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड। इस वजह से इस प्रॉब्लम को देखते हुए हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट ही हमने ऐसे बनाए हैं जिनकी वैरायटीज़ ऐसे प्रोड्यूस की है क्रॉप्स की। सो ये क्रॉप्स ऐसे डेवलप किए जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, एंड ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अभी हर्बिसाइड भी अगर उस पर स्प्रे करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए, तो वीड्स ही पूरा ख़त्म हो जाता है। उसका इफ़ेक्ट जो है हर्बिसाइड का, किसी भी हर्बिसाइड का प्लांट्स पे या फिर पर्टिकुलर क्रॉप्स पे नहीं होता, सिर्फ वीड्स ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो ये जो है ये सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। सो ये भी पॉसिबल किस वजह से हो गया है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गया है। सो ये क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के ही सारे हम कह सकते हैं ये जो इन्वेंशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, दैट इज सी पॉइंट, बायो फर्टिलाइजर्स। अभी बायो फर्टिलाइजर्स भी हमने बनाए हैं। ड्यू टू द बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशंस एंड द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। अभी बायो फर्टिलाइजर्स की वजह से, बायो फर्टिलाइजर्स के यूज की जगह ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, उन्होंने क्या कहा है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन एबिलिटीज जो है वो प्लांट्स की इंप्रूव कर सकते हैं। किसका यूज करके, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स हमने इन्वेंट किए हैं जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या फिर फॉस्फेट
के लिए, तो वो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन एबिलिटी जो है प्लांट की ग्रो करने के लिए, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा हम अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बायो फर्टिलाइजर्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, प्लांट्स भी इम्प्रूव होता है, एबिलिटीज जो है वो प्लांट्स की इम्प्रूव होती हैं। मेनली द बैक्टीरिया लाइक, उन्होंने क्या कहा है, कौन कौन से बैक्टीरिया, ये अंडरलाइन करके लीजिए, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड द प्लांट्स लाइक, कौन से प्लांट, अजोला आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। अभी आपको क्वेश्चंस आ जाता है उसके ऊपर भी एग्जाम में, राइट एग्जाम्पल ऑफ द एनी 2 और एनी 4 बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल लिखिए। सो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर हैं, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, और कौन से प्लांट हैं, एंड प्लांट लाइक अजोला आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। अजोला नाम का ये प्लांट है लेकिन इसका इस्तेमाल एज अ बायो फर्टिलाइजर्स किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर। लास्ट ईयर में 9th स्टैंडर्ड में आपने पिछले साल देखा है कि टिश्यू कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। सो टिश्यू कल्चर and genetic improvements of the plants has become possible due to the tissue culture। जैसे आपको पता है जीन लेवल पर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जितनी भी हो चुकी है प्लांट्स में, ये सारी टिश्यू कल्चर की वजह से पॉसिबल हो गई है। लेकिन एंड बिसाइड दोज कैरेक्टर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन हमने जो टिश्यू कल्चर किया तो लेकिन उसके जो कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं टिश्यू कल्चर की वजह से, वो कैरेक्टर इनहेरिट भी हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने यही बताया यहाँ पर कि प्लांट जो है हमने टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस तो किए लेकिन जीन लेवल पर उनको इम्प्रूव किया, अच्छे जीन डाले उनमें, सो उस वजह से वो उनके जो कैरेक्टर से, अच्छे कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स है, वो उनकी स्पेसीज जो है वो डेवलप हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन्स डेवलप हो रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर चले जा रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर हमने इस वीडियो में इस तरह से कमर्शियल एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी के, उसके बारे में आज जानकारी ली। उस क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों से हमने इम्प्रूवमेंट की है, किस तरह से हर प्लांट को इम्प्रूव किया है, फिर चाहे वो पेस्ट कंट्रोल के बारे में हो, या फिर चाहे उसका विटामिन्स है, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करने के बारे में हो, या फिर उसकी हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स जो है उसके बारे में, या फिर बायो फर्टिलाइज़र एज अ बायो फर्टिलाइज़र्स भी हमने किस तरह से डेवलपमेंट की है क्रॉप्स के बारे में। तो ये जानकारी सारी इस वीडियो में हमने आज ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।